वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का टॉपिक फिर हमने वही लिया है, इकोनॉमिक टर्म्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एंड यूजीसी नेट एग्ज़ाम। मेरा ये मानना है कि जो भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनका ये ड्रीम है कि वो यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर करें और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी वो प्रिपेयर करें। तो उसी इस सिलसिले में कुछ दिन पहले भी मैंने आपको इसी के लिए गाइडलाइन बताई थी। आज मैं फिर कुछ नई टर्म्स के साथ आपको शेयर करूँगी। यहाँ मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि बहुत लकीली और अनलकीली जो जून 20 का एग्ज़ाम था नेट का वो पोस्टपोन हो गया है। तो आपके पास इनफ टाइम है अब कि आप और अच्छे से पढ़ाई करके उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप एक स्टडी प्लान बनाएं, उसके सिलेबस को चेक करें। बिकॉज़ 7 साल से लगभग 6-7 साल से आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो आप काफ़ी कुछ इकोनॉमिक्स के बारे में जान गए हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है एक स्टडी प्लान। टाइम टेबल बनाएं और सेल्फ स्टडी। अब मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप सेल्फ स्टडी करें और एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस डेली अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे आप, उतने ही आपके कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा क्लियर होंगे। और करंट अफेयर्स के लिए डेली नोट्स बनाएं। आपको डिस्क्रिप्टिव नोट्स नहीं बनाने हैं, आजकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही आते हैं, तो जस्ट नोट डाउन द मेन टॉपिक्स जो भी करंट में चल रहे हैं उसके बारे में इम्पॉर्टेंट बातें नोट करें। और सबसे ज़रूरी क्या है कि आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स सॉल्व करने से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर हम देखें इसमें नेट के पेपर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्पीड एंड एक्यूरेसी। आप कितनी एक्यूरेटली 4 में से एक जो करेक्ट आंसर है उसको चूज़ करते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज स्पीड, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, दोनों पेपर्स अटेम्प्ट करने होते हैं आपको। फर्स्ट पेपर भी और थ्योरेटिकल पेपर जो थ्योरी से रिलेटेड पेपर है वो भी करना होता है। तो आपको जो कंसंट्रेट करना है वो स्पीड पर और एक्यूरेसी पर। तो कुछ टर्म्स हम लेते हैं आज के लिए जो मैंने सेलेक्ट की हैं। सबसे पहले है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, दैट इज़ MDR। आपने अक्सर इस टर्म को सुना होगा। जब भी हम कोई कार्ड स्वाइप करते हैं, आप आजकल पेमेंट्स क्रेडिट कार्ड से डेबिट कार्ड से करते हैं, तो जब भी आप कार्ड स्वाइप करते हैं तो क्या होता है कि एक फ़ी जो कि बैंक के द्वारा फिक्स की गई होती है वो मर्चेंट को, जैसे कि अगर हम कहें कि 1% MDR है, तो जितनी बार भी कार्ड ट्रांजैक्शन आप करते हैं 1% फ़ी उस मर्चेंट को देनी पड़ती है बैंक्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं और आप अपना कार्ड स्वाइप करते हैं, तो आपको जो उस कार्ड स्वाइप करने पर अगर 99 रुपीज़ मर्चेंट आपने 100 रुपीज़ का पेट्रोल डाला, तो मान लें कि अगर 1% ट्रांजैक्शन फ़ी है तो ये 1% जो है ये चार्ज किसको जाएगा? बैंक्स को जाएगा फ्रॉम द मर्चेंट। पॉइंट टू बी नोटेड इज़ कि ये फ़ी जो है ये मर्चेंट से कलेक्ट की जाती है, नॉट फ्रॉम द कंज्यूमर। और इस बात का ध्यान भी रखा जाता है कि ये फ़ी मर्चेंट कहीं कंज्यूमर से ना ले ले। तो ये जो MDR है ये रेवेन्यू जनरेट करता है फॉर द इशूइंग बैंक। इट इज़ डिफरेंट फॉर द क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड के लिए अलग रेट फिक्स की गई है और डेबिट कार्ड्स के लिए अलग फ़ी डिसाइड की गई है। अब मैं एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जो ये फ़ी है ये शेयर किसके
किस किस में शेयर की जाती है। एक तो होता है पेमेंट नेटवर्क। आपका जो कार्ड है उस पर आपने देखा होगा या तो मास्टर कार्ड लिखा होता है या वीज़ा या रुपए। रुपए जो है ये लेटेस्ट हमारा पेमेंट नेटवर्क है विच इज़ टोटली फ्रॉम इंडिया। इंडिया ने ही इसे तैयार किया है और इसे रुपे नेटवर्क की तरह आपके कार्ड्स पर कहीं ना कहीं लिखा होता है मास्टर कार्ड है या वीज़ा कार्ड है या रुपए। तो जो भी पेमेंट नेटवर्क है ये जो फ़ी है उसमें उसको भी जाती है। फिर ये शेयर की जाती है बैंक दैट प्रोवाइडेड द POS मशीन। जिस भी आपने जो कार्ड स्वाइप किया वो POS मशीन से स्वाइप करते हैं, तो उस मशीन को जो बैंक प्रोवाइड कर रहा है वो भी उस फी में अपना शेयर रखता है। तो आपने देखा जिस कार्ड का मान लीजिए SBI का कार्ड है या HDFC का है, उस फी में से 1% फी में से वो बैंक लेता है। फिर दूसरा पेमेंट नेटवर्क उस फी में शेयर करता है और थर्ड जो है जो POS मशीन प्रोवाइड करता है वो भी इसमें से अपना शेयर लेता है। तो ये MDR है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। तभी कई बार मर्चेंट्स जो हैं वो डिस्करेज करते हैं कि कैश पेमेंट ही चाहते हैं आपसे, कार्ड स्वाइप करने के लिए मना करते हैं। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि उनको हर जितनी बार भी कार्ड स्वाइप होता है उन्हें कुछ % फ़ी इन तीनों में शेयर करनी पड़ती है, इशूइंग बैंक में, पेमेंट नेटवर्क में और द POS मशीन जिस बैंक ने इशू की है उसे भी इसमें शेयर देना पड़ता है। तो द बैंक्स टेक केयर दैट द मर्चेंट शुड नॉट पास ऑन द फी टू द बायर। ये टोटली मर्चेंट्स के लिए है जो उन्हें पेमेंट करना पड़ता है। तो अभी लेटेस्ट बजट में भी कुछ MDR को लेकर रिलैक्सेशन दिया गया था मर्चेंट्स को, क्योंकि ये डिजिटल पेमेंट को भी एनकरेज करता है लेकिन ये मर्चेंट्स को डिस्करेज करता है, इसलिए इसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं NEFT और RTGS। ये दोनों वर्ड्स आपने सुने होंगे, ये बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। हम लोग जब पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए आजकल बैंक जाते हैं तो हमसे ऑप्शंस पूछे जाते हैं कि यू वांट द पेमेंट ट्रांसफ़र थ्रू NEFT और RTGS। तो ये इन दोनों का फ़र्क देखते हैं हम कि NEFT इज़ अ पेमेंट सिस्टम विच फैसिलिटेट 1-to-1 फंड्स ट्रांसफ़र। इसको हम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र कहते हैं। एक बैंक से दूसरे बैंक में जो सेटलमेंट होती है, पेमेंट भेजी जाती है। अब चेक्स की ज़रूरत नहीं, हम NEFT के थ्रू डायरेक्टली इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन द पॉइंट टू बी noted is that this settlement take place in batches. It includes transfer from various individuals rather than individually. The batches are settled in hourly time slot. यानी कि एक कुछ आवर्स में जितने भी कस्टमर्स आते हैं बैंक के पास, फिर उन कुछ टाइम के लिए, यानी कि जैसे कि हम जाते हैं तो हम पूछते हैं उनसे कि ये फ़ंड कब ट्रांसफ़र होगा, तो वो कहते हैं शाम तक हो जाएगा। दैट मीन्स कि कोई टाइम स्लॉट फिक्स होता है उनका और उसमें जितने भी कस्टमर्स आते हैं उनको बैचेस में लेते हुए उनके फंड्स ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। जबकि RTGS में क्या होता है कि इसे हम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसका फुल फॉर्म है। ये भी वही काम करता है लेकिन किस पर, रियल टाइम एंड ग्रॉस बेसिस पे। रियल टाइम का क्या मतलब है कि द बेनिफिशियरी बैंक रिसीव्स द इंस्ट्रक्शन फॉर फंड ट्रांसफ़र इमीडिएटली। जैसे ही आप RTGS कराते हैं वैसे ही इमीडिएटली आपका फंड ट्रांसफ़र हो जाता है। और ग्रॉस का मीन्स ये है कि इट इज़ नॉट बंच विद एनी अदर ट्रांजेक्शन्स एंड सेटलमेंट्स ऑफ फंड्स ट्रांसफ़र, इट हैपन्स इंडिविजुअली। एक एक आदमी का फंड उसी टाइम, उसी वक्त जब आप बैंक जाते हैं, विद इन सम टाइम, विद इन इट इज़ ट्रांसफर्ड टू द
नेक्स्ट बैंक, जिस बैंक में भी आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं वो इमीडिएटली हो जाता है, जबकि NEFT में कुछ एक साथ बहुत सारे कस्टमर्स का जो कि आवरली टाइम स्लॉट्स में बांटा जाता है और बैचेस में ट्रांसफ़र होता है। तो दीज टू टर्म्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट, आप इनका फ़र्क जो है उसको समझें। नेक्स्ट एक टर्म ली है मैंने, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या कहता है कि व्हेन द गवर्नमेंट, ये जो टर्म है ये पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड है, और when the government sells share of public sector undertakings PSUs in such a way that its overall shareholding falls below 50%, 51%, this type of disinvestment is called strategic disinvestment. तो होता क्या है कि जब भी गवर्नमेंट सेक्टर, आपने बहुत बार सुना होगा विनिवेश, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विनिवेश, तो इस विनिवेश में क्या होता है कि गवर्नमेंट अपने किसी भी PSU का, किसी भी सरकारी उद्यम का मालिकाना हक या नियंत्रण किसी अन्य सरकारी या निजी इकाई को दे देती है। जब ऐसा सरकार करती है तो उसे हम स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि प्राइवेटाइजेशन में टोटली दूसरे का स्वामित्व हो जाता है, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट में कुछ ही शेयर्स सरकार अपना नियंत्रण भी रखती है और दूसरे को ट्रांसफ़र कर दे, कुछ शेयर्स जो हैं वो दूसरे को ट्रांसफ़र कर देती है। तो होता क्या है इससे, इट रिड्यूसेस द गवर्नमेंट इनटू अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर। इस ट्रांजैक्शन में दो एलिमेंट्स हैं। या तो क्या करेगी सरकार, ट्रांसफ़र ऑफ अ ब्लॉक ऑफ शेयर्स टू द स्ट्रेटेजिक पार्टनर, या तो शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकती है, या फिर ट्रांसफ़र ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल, या उस इकाई का नियंत्रण जो है वो अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर को दे सकती है। तो दो तरीके से स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है, और ये सब किसकी निगरानी में होता है, DIPAM। आपने सुना होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर भी आते हैं। द गवर्नमेंट ट्रांसफर्ड द रोल ऑफ advising the government on how to utilize the proceeds from disinvestment from the Department of Investment and Public Asset Management to the Department of Economic Affairs. सजेशन जो थे वो दीपम से अब कौन देता है, इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट जो है वो एडवाइस करता है गवर्नमेंट को कि जो भी प्रोसीड्स आती हैं डिसइन्वेस्टमेंट से, जो भी पैसा आता है उसे कैसे यूटिलाइज करें। तो ये रणनीतिक विनिवेश जिसे हम कहते हैं, उसमें अपनी सरकार हिस्सेदारी बेचती है, और ऐसा क्यों करती है, क्योंकि उसे धन चाहिए होता है, इसी माध्यम से वो रेवेन्यू कमा लेती है और फिर ये धन सरकार जनता पर खर्च करती है। जैसे कि हम देखें कि 19-20 के बजट में भी एक 1.05 लाख करोड़ का विनिवेश का टारगेट रखा गया था। इसमें अगर हम एग्जाम्पल लें तो एयर इंडिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं। स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में एयर इंडिया को भी शामिल किया गया था। जबकि हम अगर लेटेस्ट बजट में देखें तो लेटेस्ट बजट में अभी LIC का जिक्र हुआ था, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया का, कि उसका भी गवर्नमेंट का प्लान है कि उसका भी डिसइन्वेस्टमेंट आने वाले टाइम में किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आज फिर हमने कुछ टर्म्स डिस्कस की हैं, इन्हें नोट करिए और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।